हमारा आज का टॉपिक है देवनागरी लिपि। लिपि का अर्थ होता है, लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका। किसको? भाषा को। भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है और लिपि भाषा को लिखने का तरीका होता है। तो जैसे कि हमने हमारी जो वर्णमाला है, तो लिपि कैसे आई होगी? पहले हम इशारे से सांकेतिक रूप से बात करते थे। आप सोचकर देखिए, पहले हम इशारों से बात करते रहेंगे, धीरे धीरे हम आ इधर आ, तो हम आ ऐसे साउंड्स क्रिएट किए होंगे और बाद में जाकर इसी साउंड को जब हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को कम्युनिकेट करने लगे तो बाद में जाकर इसी साउंड को आकार दिया गया। तो जो ये आकार मिला ध्वनि को, तो ध्वनि के जो आकार हैं उसी को ही हम लिपि कहते हैं। जैसे कि आपने सुना अ ध्वनि, तो अ ध्वनि को, अ को जब हम इस तरह से आकार दे देते हैं तो वो उस ध्वनि का चिन्ह कहलाता है। तो जो वर्ण है वो ध्वनि चिन्ह कहलाते हैं। जो वर्णमाला है, जो एक एक वर्ण है, वो ध्वनि चिन्ह है। ध्वनि चिन्ह का कहने का मतलब जो साउंड हम क्रिएट करें, जैसे हमने कहा म, तो म साउंड का आकार है म वर्ण। तो जो म वर्ण है वो म साउंड का ध्वनि चिन्ह है, म ध्वनि का चिन्ह है। तो बार बार हम इसमें ध्वनि चिन्ह पढ़ेंगे तो ये समझे कि ध्वनि चिन्ह क्या होता है। तो जो हमारे वर्ण है, वर्णमाला है, उसी को हम ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक। अब देवनागरी लिपि में सबसे पहले हम नागरी के नामकरण का आधार देखते हैं। तो नागरी के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग थॉट रखे हैं, अपने अलग अलग विचार रखे हैं, लेकिन किसी के भी विचार का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हो पाया जिससे कि हमें ये पता चले कि देवनागरी का नाम देवनागरी लिपि क्यों पड़ा। जैसे कि ओझा जी के अनुसार नागरी नाम कब से प्रसिद्धि में आया निश्चित नहीं है, परंतु तांत्रिक काल में त्रिकोण रूप तांत्रिक काल से नागर नाम प्रचलित था। ठीक है। वातुलागम की टीका में लिखा है कि शिव मंत्र के अक्षरों के शिव मूर्ति केवल नागर लिपि से बन सकती है, दूसरी लिपियों से नहीं बन सकती। तो उनका कहना था कि इसी से देवनागरी नाम प्रचलित हुआ होगा, पर इसका कोई आधार हमको प्राप्त नहीं हुआ। कुछ विद्वानों का कहना था कि नागरी लिपि का सर्वसम संबंध नागर ब्राह्मणों से था, इस कारण यह लिपि नागरी कहलाई। जो नागर ब्राह्मण थे उन लोगों ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ऐतिहासिक रूप से इसका कोई आधार नहीं है कि उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया। ठीक है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नागरी लिपि का प्रयोग नगरों में होता था, इस कारण नागरी लिपि नागरी कहलाई, नगर में लोग इसका प्रयोग करते थे, किंतु इसका भी कोई पूर्णतः प्रमाण प्राप्त नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि बौद्ध नागलिपि, बौद्धों से संबंधित है नागलिपि, तो नागलिपि से नागरी नाम बना और इसका भी कोई प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जब से देववाणी संस्कृत इस लिपि में लिखी जाने लगी तभी से इसका नाम देवनागरी पड़ा। संस्कृत भाषा को हम देवों की लिपि कहते हैं और देव लिपि देवों की लिपि, तो देव शब्द जो है वो इसी से आया, किंतु नागरी शब्द कहाँ से आया इसकी सार्थकता स्पष्ट नहीं होती। तो इस तरह से नागरी नाम कहाँ से आया इस पर मतभेद है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन किसी के भी विचार का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं होता, इसलिए ये प्रमाणित नहीं हो पाता कि देवनागरी कहाँ से पड़ा, नाम कहाँ से पड़ा। तो और लंबे समय से नागरी को प्रायः देवनागरी, नागर, देवनागरी, लोकनागरी, नंदी नागरी आदि नामों से जानी जा रही है ये लिपि जो है। तो लंबे समय से इसको नागरी नाम का प्रमाण में, नागरी नाम इसका प्रचलित है, प्रमाणित तो नहीं है पर लंबे समय से इसका नागरी नाम प्रचलित है, इसलिए इसको हम देवनागरी नाम से जानते हैं। तो आपको एग्जाम में भी यही लिखना है कि एक एक विद्वान ने क्या कहा और इसका प्रमाण नहीं मिला, और आखिरी में उपसंहार कॉन्क्लूजन आपका यही है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत तो थे, लेकिन किसी के मत का कोई विशेष प्रमाण प्राप्त नहीं था। इसलिए ये सिद्ध नहीं होता कि देवनागरी का नाम देवनागरी किस मान्यता के आधार पर रखा गया। बस यह है कि हम लंबे समय से देवनागरी लिपि का नंदी नागरी, नागरी, लोकनागरी, नागरी नाम से ये प्रचलित रही। ठीक। अब देवनागरी लिपि की विशेषता जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, देखो नागरी लिपि की विशेषता। अब हम देवनागरी लिपि की विशेषता क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। यहाँ पर हम एक
हमें एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि एक भाषा की एक ही लिपि होती है, पर एक लिपि कई भाषा में प्रयोग हो सकती है। एक लिपि बहुत सारे भाषा में प्रयोग हो सकती है, लेकिन एक भाषा की एक ही लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की एक ही लिपि है देवनागरी, लेकिन देवनागरी लिपि बहुत सारी भाषाओं की लिपि, जैसे संस्कृत की लिपि है, छत्तीसगढ़ी की लिपि है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या खूबियां हैं जो हम हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी की विशेषता पढ़ते हैं तब हमको कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी चीज़ चाहिए होती है, तब हम एक की विशेषता को और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ते हो अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। तो यहाँ हम देवनागरी का कंपेयर भी करेंगे रोमन लिपि से, कि देवनागरी लिपि में और क्या क्या गुण हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछता है देवनागरी लिपि की विशेषता। तो यह पहली विशेषता, यह भाषा अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों से संपन्न है। तो देवनागरी लिपि में सबसे अधिक ध्वनि चिन्ह वर्ण, मतलब वर्ण सबसे अधिक वर्ण है। जैसे आप देखोगे अ से आहा तक, क से ज्ञ तक, इतने वर्ण आपको रोमन लिपि में नहीं प्राप्त होंगे। तो भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों से संपन्न है। दूसरी विशेषता, इसकी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन का वर्गीकरण ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर किया गया है। मतलब देखिए, स्वर आप अलग पढ़ते हो, व्यंजन अलग पढ़ते हो, और इसका वैज्ञानिक पद्धति से इसको अलग अलग किया गया है। कैसे अलग अलग किया गया है कि देखिए, अ, आ, ई, उ ये स्वर है आपके, और क, ख, ग, घ व्यंजन है। तब जब हम हिंदी सीखते हैं तब हम शुरू में ही जान जाते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, क्योंकि हम दोनों को अलग पढ़ते हैं, इसका वर्गीकरण ही अलग है। और इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तब हम ABCD ही पढ़ते हैं, A से Z तक, और उसी में वोवेल हमको अलग करना पड़ता है, उसी में स्वर और व्यंजन हमको छांटना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से अलग अलग किया गया है। कैसे किया गया है कि अ कंठ से यूज होता है, कंठ से बोली जाने वाली भाषा है। ई तालु से बोली जाने वाली भाषा है। उ ओष्ठ से बोली जाने वाली भाषा नहीं, अक्षर है ना। तो प्रत्येक अक्षर को उसके साउंड के हिसाब से, ध्वनि के आधार पर, कि कंठ से अ ध्वनि निकलती है, फिर तालु से ई ध्वनि निकलती है, फिर ओष्ठ से उ ध्वनि निकलती है। तो इस तरह से प्रत्येक ध्वनि को उसके स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से रखा गया है। वैसे आप व्यंजन को देखोगे, क से लेकर क, ख, ग, घ, अंगा, एक लाइन में हम ये 5 अक्षर ही क्यों रखते हैं, ये 5 वर्ण ही क्यों रखते हैं। अंगा के आगे हम दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, 5-5 का ग्रुप क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये एक ही साउंड है। क, ख, ग, घ, अंगा ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। च, छ, ज, झ, इया ये तालु से निकलने वाली ध्वनि है। त, थ, द, ध, न ये दांत से जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ दांत में आकर टकराता है, तो वो उसको दांत से निकलने वाली ध्वनि है। तो इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जिससे कि इसको पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, इसका वर्तमान स्वरूप युगों के प्रयोग पर आधारित है, इस कारण इसे दीर्घ परंपरा का फल प्राप्त है। देवनागरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से आ रहा है, चले होते आ रहा है भाषा में, तो बहुत प्रमाणित है। पुरानी जो कोई चीज़ होती है तो ऑब्वियसली उसको दीर्घ परंपरा का बल प्राप्त है। मतलब जो चीज़ जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है, उतनी श्रेष्ठ होती है ना। तो देवनागरी लिपि श्रेष्ठ लिपि थी, इसलिए वो प्रयोग में होती चली आ रही है। इसकी वर्णमाला और वर्तनी को सीख लेने से स्पेलिंग्स को रटने की आवश्यकता नहीं होती, केवल शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने से ही उन्हें शुद्ध शुद्ध लिखा जा सकता है। देखिए, के से काइट, के से कैट और CH से केमिस्ट्री। यहाँ पर क अक्षर के लिए 3-3 अक्षरों का प्रयोग करते, का ध्वनि के लिए 3-3 अक्षरों का प्रयोग हो रहा है ना। एक क ध्वनि काइट के, एक क ध्वनि कैट सी, एक क ध्वनि केमिस्ट्री CH। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसकी स्पेलिंग हम कैसे लिखें, लेकिन देवनागरी लिपि में क्या है, इसकी वर्णमाला को अगर आप सीख लेते हैं, क, ख, ग, घ को, तो इसकी स्पेलिंग आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसा आप उच्चारण कर रहे हो वैसा आपको लिखना है। आप केमिस्ट्री उच्चारण कर रहे हो लेकिन वहाँ पर लिख CH रहे हो, है ना। और हमने पढ़ा है कि CH से च बनता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप क उच्चारण कर रहे हो तो क लिखोगे, म उच्चारण कर रहे हो तो म लिखोगे, ल उच्चारण कर रहे हो तो ल लिखोगे।
तो यहाँ पर जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं, इसीलिए हमको इसकी स्पेलिंग को रटने की आवश्यकता नहीं होती। कोई साइलेंट टाइप के वर्ड्स नहीं होते कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। कई बार हमें इंग्लिश के बहुत सारे स्पेलिंग्स ऐसे हैं जो कि साउंड में बिल्कुल नहीं आते हैं, जो ध्वनि निकलती है उसमें उस ध्वनि नहीं आती है, लेकिन हम उसका अक्षर को लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या हमको नहीं देखने को मिलती। अभी देखिए, ब्राह्मी के उत्तराधिकारी होने के कारण समस्त आधुनिक लिपियों से इसका साम्य है। ब्राह्मी की उत्तराधिकारी मतलब देवनागरी लिपि में पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, तो इसको ब्राह्मी की उत्तराधिकारी मानी जाती है और वो बहुत श्रेष्ठ लिपि थी। अगर उसका स्थान देवनागरी को मिला है तो वो भी और श्रेष्ठ है और आधुनिक लिपियों से साम्य है, मतलब आधुनिक लिपियों से कहीं पीछे नहीं है, सबके बराबर है, उससे साम्यता है उसमें। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, मतलब साइलेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता। आप जो लिख रहे हो, जैसे आप नाइफ लिख रहे हो यहाँ पर, तो के साइलेंट होता है, तो आपको वहाँ कन्फ्यूज़न होता है, भ्रम की स्थिति आती है कि नाइफ लिखने के लिए के कहाँ से आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ देवनागरी लिपि में ऐसी कोई समस्या नहीं आती, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। ऐसा एक अक्षर एक मात्रा नहीं होती जिसको आप लिख रहे हो और उसको पढ़ते नहीं हो। इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिन्ह है, जिनके प्रयोग के द्वारा स्वरयुक्त व्यंजनों को उच्चारण के अनुरूप ही स्वतंत्र अक्षरों में लिपिबद्ध किया जा सकता है। अब इसको समझिए, इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से मात्रा चिन्ह है। प्रत्येक स्वर का मात्रा है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, प्रत्येक स्वर के लिए अलग से मात्रा है। अब मात्रा होने का फायदा क्या होता है कि जब हमको व्यंजन लिखना पड़ता है तो हम व्यंजन में मात्रा को लगा सकते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दों, यहाँ लिखा हुआ है वर्तनी, यहाँ लिखा है सीख। तो सीख लिखने के लिए हमको स के बाद इमली का ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर की मात्रा है तो हम स में बड़े ई की मात्रा लगा दिए तो हमने लिख लिया सीख, है ना। तो यहाँ वही बता रहा है कि प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से मात्रा है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब व्यंजन के साथ स्वर लगाना पड़ता है तो हम उसकी मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं, हमको अक्षरों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, उपर्युक्त 8वें गुण के कारण इसमें कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं। उपर्युक्त 8वें गुण के कारण कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं, मतलब चूंकि हम स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमको स्वर के साथ जब व्यंजन के साथ जब हम स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हमें स्थान कम यूज़ करना पड़ता है। जैसे उच्चारण में च में हमने आ की मात्रा लगा दी, अगर हम इसकी जगह आ अक्षर लिखते तो हमको अधिक स्थान लगाना पड़ता, अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ती। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, स्वरयुक्त व्यंजन लिखने के कारण कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं, तो कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं। इस लिपि में लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है। वही मैंने बताया कि साइलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो कुछ लिखा हुआ है उसका उच्चारण करना अनिवार्य होता है। यह लेखन वाचन दोनों भी दृष्टि से सरल एवं सहज है। सिंपल सी बात है, जहाँ आप देखो अधिक वर्ण है, जहाँ पर स्वर और व्यंजन अलग अलग है, जहाँ प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण है, जहाँ पर साइलेंट वर्ड जैसे कोई वर्ड नहीं होता, जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा लिखा जाता है। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका हम उच्चारण नहीं करते और हम उसको लिखते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि लेखन एवं वाचन दोनों दृष्टियों से सरल एवं सहज है। अगर हम इसको सीख लेते हैं तो लिखने और पढ़ने में ये बहुत सरल है। इसका रूप अत्यंत नेत्राकर्षक है। देवनागरी लिपि को बहुत ही नेत्राकर्षक लिपि माना जाता है कि ये दिखने में बहुत आकर्षित करने वाली, जैसे इसकी चौकोर आकृति होती है, जैसे कि हम अ लिखते हैं, जैसे कि हम म लिखते हैं, हम स लिखते हैं, तो इसकी आकृति बहुत आकर्षक मानी जाती है। अब देखिए, यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने योग्य है। बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित है, इसमें कोई साइलेंट वर्ड नहीं होता, इसमें ध्वनि का ध्यान रखकर वर्ड्स का उच्चारण, अक्षरों का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि अ, आ, इ,
ई, उ, ऊ। तो उच्चारण से ही हम समझ जाते हैं कि कहाँ छोटे की मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी की मात्रा लगानी है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो वैज्ञानिक तरीके से निर्मित है। कौन सी ध्वनि कंठ से निकलेगी, कौन सी ध्वनि तालु से उच्चारण करना है, किसका ओष्ठ से उच्चारण करना है, यह सब वर्गीकृत किया गया है। इसलिए ये वैज्ञानिक तरीके से निर्मित है और सरलता से सीखने योग्य है। अब देखिए, यत्किंचित अपेक्षित परिवर्धन कर देने से संसार की कोई भी भाषा इसके माध्यम से सरलतापूर्वक लिखी जा सकती है। देवनागरी लिपि की विशेषता है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत हम परिवर्तन कर देते हैं तो संसार की कोई भी भाषा इस लिपि में लिखी जा सकती है। यह भारत की अंतर्देशीय लिपि तो है, साथ ही उपर्युक्त 17वें गुण के कारण अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनने के योग्य है। देखिए, अंतर्देशीय लिपि मतलब देश के अंदर प्रयोग होती है, तो अंतर्देशीय लिपि, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बनने की योग्य है, क्यों? इसके कारण, इस गुण के कारण। आपको एग्जाम में उपर्युक्त 17वें गुण नहीं लिखना है, बुक में जगह बचाने के लिए ऐसा लिख देता है 17वें नंबर में है तो, लेकिन आप लिखोगे चूंकि थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देने से संसार की कोई भी भाषा इस लिपि में लिखी जा सकती है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनने के योग्य है। ठीक, इस पर किसी भाषा विशेष का एकाधिपत्य नहीं है। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि एक लिपि कई भाषाओं में प्रयोग हो सकती है, तो ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं में इस लिपि का प्रयोग होता है। अन्य किसी भी भाषा में इस लिपि का प्रयोग हो भी सकता है। ठीक, अब देखिए, इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र उच्चारण होता है। कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण नहीं होता। एक छोटा सा अगर आप मात्रा भी लगा रहे हो, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो उसका भी उच्चारण होता है। आप रेफ लगा रहे हो, आप एक चंद्र बिंदु लगा रहे हो, तो हम उसका भी उच्चारण करते हैं। इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण हैं। देखिए, अनुनासिक ध्वनि क्या होती है? जो इसका हम अनुनासिक, अनु मतलब पीछे, नासिक मतलब नासिका, जो ध्वनियाँ नाक से उच्चारित होती है, जैसे कि अणा हो गया, ना हो गया, इया हो गया, अंगा हो गया, ऐसी ध्वनियों को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है, जो कि संसार की किसी अन्य लिपि में नहीं लिखा जा सकता। केवल देवनागरी लिपि है जिसमें आपको अनुनासिक ध्वनियाँ मिलेगी, जिसमें आपको चंद्र बिंदु और अयोग वाह जैसे मात्राओं को आप लिख सकते हो, उच्चारण कर सकते हो। ये इसकी वैज्ञानिकता को बताता है कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। इसमें संयुक्त वर्ण रचना की विलक्षण क्षमता है। संयुक्त वर्ण रचना मतलब दो अक्षरों को मिला देना। जैसे कि हम द्या लिखते हैं, विद्या, तो द और या को मिलाकर लिखते हैं, है ना। उसी तरह जैसे हम जिह्वा लिखते हैं तो ह और व को मिलाकर लिखते हैं। और उसके अलावा जैसे कि त्रा बना हुआ है, ता और र से मिलकर त्रा बना हुआ है, तो त्रा अगर हम उच्चारण करते हैं तो त्रा हम लिख सकते हैं। तो यही बता रहा है कि इसमें संयुक्त वर्ण रचना की विलक्षण क्षमता है। दो अक्षरों को हम जैसा उच्चारण कर रहे हैं, आधा आधा उच्चारण कर रहे हैं, तो आधा आधा मिलाकर उसको हम लिख सकते हैं। जैसे हम क्षत्री का क्ष यूज करते हैं, तो वो क और षटकोण के श से मिलकर बना है, तो हम उसको जैसा उच्चारण कर रहे हैं वैसा हम लिख सकते हैं। इस लिपि में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए अनुमान या अटकल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती? जैसे कि आप देखिए, सुनामी, सुनामी अगर आप कह रहे हो तो उसकी SU से शुरू होना चाहिए, लेकिन सुनामी की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है? T से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें बहुत सारे अक्षर जिसका उच्चारण नहीं होता और हम उसको लिखते हैं। या जैसा हम पढ़े होते हैं कि ई से एक ही मात्रा लगेगा, लेकिन कहीं ई से एक ही मात्रा लग रही है तो कहीं ई को कॉमनली लिख रहे हैं, बिना मात्रा के भी लिख रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं रोमन लिपि में जिसको हम कंफ्यूज होते हैं, हमको स्पेलिंग को याद करने की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पेलिंग को रटने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, क्योंकि अनुमान लगाने की, अटकल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हाँ ई आएगा क्या, ए आएगा क्या, है ना। तो ऐसा यहाँ पर देखने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जैसा उच्चारण करते हैं, जैसी मात्राओं का, वैसा हम लिखते चले जाते हैं। अब देखिए, इसके वर्णों में रोमन के समान छोटे बड़े अक्षरों की समस्या नहीं होती। छोटे बड़े अक्षरों के समान
वर्णों की समस्या नहीं होती, मतलब जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं रोमन लिपि में कि ए का बिग लेटर कैपिटल लेटर और ए का स्मॉल लेटर, बी का बिग लेटर और बी का स्मॉल लेटर। तो स्मॉल और बिग लेटर पढ़ते हैं हम, लेकिन आप हिंदी में कभी स्मॉल और बिग पढ़ते हो क्या? वर्णमाला में नहीं पढ़ते, आप एक समान पढ़ते हो। तो इसमें रोमन वर्णों के समान छोटे बड़े अक्षरों के अलग अलग रूप की उलझन नहीं होती। अब उलझन क्या होती है इसकी? इसका मेन उलझन होता है लिखते समय। जब भी आप एक फुल स्टॉप लगाते हो तो नेक्स्ट अक्षर, अगला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो इसके कारण लेखन, मुद्रण, टंकण मतलब छपाई में, टाइपिंग में, सब में इसके वर्ण सर्वत्र एक समान होते हैं। किसके? देवनागरी लिपि के। और एक समान नहीं होने से बार बार फुल स्टॉप के बाद आप बिग लेटर लिखो, प्रॉपर नाउन है तो आप बिग लेटर लिखो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, अगर किसी स्पेशल नाम है कोई तो आप बिग लेटर में लिखो। तो ऐसे कैपिटल स्मॉल लेटर की समस्या देवनागरी लिपि में नहीं आती है। अब देखिए, भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे रूप विकसित हुए हैं जो देवनागरी में ही लिखे जा सकते हैं, जैसे कि और कुछ ऐसे कविताएं हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो देवनागरी लिपि के अंकों को लेकर लिखी जा सकती। तो इसको समझो जैसे कि चित्रालंकार है, जैसे कि गोमूत्रिका बंध है, और ऐसे बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो देवनागरी लिपि ही पूर्ण कर सकती है उसको। ऐसे छंद हैं जो देवनागरी लिपि में ही कंप्लीट हो सकते हैं, दूसरी किसी लिपि में इसको लिखा नहीं जा सकता है। ठीक वैसी अक्षरों के समान देवनागरी अंकों को लेकर भी अनेक चमत्कारपूर्ण कविताएं लिखी गई है। जैसे आप देखिए, अंकों को लेकर कैसी कविताएं लिखी गई है। देखिए यहाँ लिखा है 36, 63, 66। तो ऐसे अंकों का प्रयोग करके केवल देवनागरी लिपि में ही इस तरह के दोहा सोरठा लिखा जा सकता है। आप दूसरी अन्य लिपि में इस तरह के अंकों को लेकर इस तरह का दोहा सोरठा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ये देवनागरी लिपि की विशेषता, इतनी विशेषता आप पढ़िए। और देखिए क्वेश्चन क्या है, देवनागरी नाम के संबंध में विद्वानों के क्या मत है, ये प्रकट कीजिए। देवनागरी का नाम नागरी रूप में कैसे प्रचलित हुआ? देवनागरी के अन्य क्या क्या नाम हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। नागरी के प्रारंभिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए, नागरी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को सिद्ध कीजिए। यह देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, इसको आप सिद्ध कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दो अलग अलग हैं, विशेषता और वैज्ञानिकता, लेकिन इसका उत्तर एक ही है। बस लिखने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? आप लिखोगे यह भाषा अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों से संपन्न है, यह इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण है, यह इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है। तो जब वैज्ञानिकता लिखना हो, वैज्ञानिक लिपि है सिद्ध कीजिए, तो इसी विशेषता को लिखनी है, बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते जाना है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा देवनागरी लिपि का नामकरण, और इसको नंदी नागरी, लोकनागरी ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये इसकी विशेषता। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।